आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 ऑफ बिहाइंड हर हाइनेस स्माइल, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानवा में दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत एक वॉर के बाद होती है, एक ऐसी जीत के बाद जहां एक हीरो ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन जो रिवॉर्ड उसे मिलता है वो हर किसी को अनकंफर्टेबल कर देता है। हम यहाँ एक पेपर देखते हैं जो डेंस ऑफिशियल टेक्स्ट से भरा हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसमें कोई इमोशनल डिसीजन शामिल नहीं है। एक रॉयल हाथ इस डॉक्यूमेंट को पकड़े हुए होता है और बस एक ही शब्द बोला जाता है, एक्सेलेंट। A certificate of surrender from the Principality of Sidet। ये सेंटेंस कंफर्म करता है कि वॉर ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी बियॉन्ड द हार्लेक आयरन माइंस। इसका मतलब वॉर के बाद सिर्फ एनिमी ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि किंगडम की बाउंड्री और ज़मीन भी बढ़ गई है। हार्लेक आयरन माइंस के आगे का एरिया अब किंग के कंट्रोल में आ गया है। ये दिखाता है कि वॉर का फ़ायदा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों है। Even my late father couldn't achieve this, though it was his most ardent wish। इस लाइन में किंग अपने आप को अपने लेट फादर से कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि जो काम उसके फादर अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाए वो उसने अब अचीव कर लिया। यहाँ पर किंग एरिक क्लेडीनिए के पिता को एड्रेस कर रहा होता है और कहता है, यू हैव डन वेल मार्ग्रेव क्लेडीनिए। यहाँ मार्ग्रेव क्लेडीनिए एरिक के फादर है जो एक हाई रैंकिंग नोबल और वॉर अथॉरिटी रहे हैं। यहाँ किंग ये कहता है कि मुझे ये सोचकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर तरीके से कैसे इनाम दूँ। यहाँ पर किंग एरिक क्लेडीनिए के फादर से बात कर रहा है। किंग कहता है, I believe your heir had been unable to marry due to the war, though he came of age a few years ago। इसका मतलब किंग को पता है कि एरिक शादी की उम्र का हो चुका है, लेकिन वॉर की वजह से उसकी शादी पोस्टपोन होती रही। और नीचे जो लिखा है वो एरिक के फादर का साइलेंट पॉज दिखाता है, जैसे वो समझ रहा हो कि किंग किस डायरेक्शन में बात ले जा रहा है। यहाँ पर किंग एरिक क्लेडीनिए के फादर से बात कंटिन्यू करता है। किंग जो कहता है उसका मतलब है कि किंग वॉर को ट्रेजेडी कह रहा है, क्योंकि इस वजह से एरिक की पर्सनल लाइफ स्पेशली शादी डिले हो गई। फिर वो एरिक की एज पूछता है, जो क्लियरली दिखाता है कि किंग का फोकस अब मैरिज रिलेटेड डिसीजन की तरफ जा रहा है। पर एरिक क्लेडीनिए के फादर किंग को एरिक की एज बताते हैं कि एरिक अब 24 साल का हो चुका है। किंग बोलता है कि फिर तो ये बहुत ही सुख का बात है। किंग कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि रिवॉर्ड मैरिज होगा, और वो भी उसकी अपनी बहन के साथ। नीचे वाले पैनल में एरिक के फादर का रिएक्शन दिखाया गया है। उनके चेहरे पर शॉक और टेंशन साफ नजर आती है। यहाँ पर नरेशन बताता है कि प्रिंसेस को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। प्रिंसेस को हमेशा पब्लिक से दूर रखी गई है। उसकी अपीयरेंस, नेचर, कंडीशन सब कुछ मिस्ट्री में छुपा हुआ है। कोर्ट, नोबल्स और इवन कॉमन लोगों को उसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं पता। एरिक के फादर को लगता था कि प्रिंसेस का काफ़ी पहले ही देहांत हो चुका है। उनके लिए ये बात शॉक और कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि प्रिंसेस को कभी देखा नहीं गया। यहाँ पर एरिक क्लेडीनिए के फादर अपने मन में सोच रहे होते हैं, इससे यही शो होता है कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। किंग एरिक के फादर से बात कर रहा होता है। वो यही अज्यूम कर रहा होता है कि ये उनका पहला मौका है प्रिंसेस को देखने का, क्योंकि एरिक का घराना कैपिटल से काफ़ी दूर रहता है। इससे क्लियर होता है कि प्रिंसेस को सिर्फ पैलेस के अंदर ही रखा गया है और आम नोबल्स भी उसे रेयरली देखते हैं।
फिर उसके बाद किंग अपने बहन को बुलाती है सबके सामने, यही बोलते हुए कि ये रही किंगडम ऑफ एस्क्विलरे की प्रिंसेस। यहाँ पर किंग प्रिंसेस को माय डियर सिस्टर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो क्लेम करता है कि वो उसे सबसे ज़्यादा चेरिश करता है, लेकिन ये लाइन आयरनिक लगती है क्योंकि वही किंग उसे पॉलिटिकल रिवॉर्ड के रूप में दे रहा है। यहाँ फाइनली प्रिंसेस का नाम रिवील होता है, मिएसा एस्क्विलरे। पहली बार है जब मिस्ट्री प्रिंसेस को प्रॉपर आइडेंटिटी मिलती है। एक तरफ ग्रैंड रॉयल हॉल, दूसरी तरफ एक लड़की जो सिचुएशन को शायद समझ भी नहीं पा रही। यहाँ एरिक का फर्स्ट क्लियर रिएक्शन शॉट दिखने को मिलता है। उसके फेस पर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, ना एक्साइटमेंट ना शॉक। ये दिखाता है कि एरिक सिचुएशन को क्वाइटली एक्सेप्ट कर रहा है या फिर अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा है। फिर प्रिंसेस की आंखों का क्लोजअप उसकी नर्वसनेस और फियर दिखाता है। वो सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बच रही है। ये पैनल उसकी फ्रेजाइल मेंटल स्टेट को शो करता है। किंग प्रिंसेस के बिहेवियर को शाय कहकर डाउन प्ले करता है। असल में ये शाइनेस से ज़्यादा आइसोलेशन और कंडीशनिंग का रिजल्ट लगता है। किंग प्रिंसेस को कमांडिंग टोन में बुलाता है, कम हियर, जो कि रिक्वेस्ट जैसा लगता है, पर पावर डायनामिक की वजह से ये ऑर्डर जैसा फील होता है। प्रिंसेस बोलने की कोशिश करती है पर वर्ड्स निकल ही नहीं पाते। ये पूरे नर्वस ब्रेकडाउन का स्टार्ट है। का प्रेशर, सबकी नज़रें और अचानक सामने लाया जाना सब एक साथ हिट करता है। प्रिंसेस का बैलेंस बिगड़ जाता है। टॉटर दिखाता है कि वो फिजिकली भी वीक फील कर रही है, सिर्फ इमोशनली नहीं। ये मोमेंट बताता है कि वो सिचुएशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। पैर का स्लिप करना सिंबल है लॉस ऑफ कंट्रोल के। उसके लिए ये सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि पूरे जिंदगी का प्रेशर है जो उसे गिरा देता है। प्रिंसेस फ्लोर पर पड़ी है, बाल फैल गए हैं। किंग साइड से देख रहा है, लेकिन उसके फेस पर शॉक या गिल्ट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। ये स्मर्क दिखाता है हिडन जजमेंट और अम्यूजमेंट। सिचुएशन को सीरियसली लेने के बजाय वो एंटरटेनमेंट या क्यूरियोसिटी फील करता है। कोर्ट का लैक ऑफ एम्पैथी यहाँ क्लियर होता है। अब प्रिंसेस को सपोर्ट के वजह कमांड दी जा रही है। यहाँ प्रिंसेस अभी भी डिसओरिएंटेड और ओवरवेल्म्ड है। उसका एक्सप्रेशन दिखाता है कि वो सिचुएशन को समझने में स्ट्रगल कर रही है। लाइन पूरे फॉर्मल रिस्पेक्ट दिखाती है, रियल कंफर्ट नहीं। वो किंग के सामने अपनी पोजीशन और औकात फील कर रहा है। यहाँ ये एरिक क्लेडीनिए के फादर का इंटरनल जजमेंट है। प्रिंसेस उनके एक्सपेक्टेशंस पर फिट नहीं बैठ रही। यहाँ एरिक फॉर्मल ओथ देता है, वर्ड्स रिस्पेक्टफुल और कंपोज्ड है, इमोशनली डिस्टेंट पर रिस्पॉन्सिबल। वो सिचुएशन को डिग्निटी के साथ हैंडल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एरिक आगे बढ़ने से पहले रुकता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस है। ये हेजिटेशन दिखाता है कि वो सिचुएशन को लाइटली नहीं ले रहा। यहाँ पे किंग कैजुअली एरिक को और पास जाने को कह देता है। फिर एरिक डेलिबरेटली एक कदम आगे बढ़ाता है। ये इम्पल्सिव नहीं, बल्कि सोचा समझा हुआ स्टेप है, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिग्नल। एरिक अचानक रुक जाता है। ये पॉज पावर का नहीं, सेल्फ कंट्रोल का मोमेंट है। वो प्रिंसेस पर इम्पोज नहीं करता। यहाँ पे प्रिंसेस अभी भी नीचे है, वल्नरेबल पोजीशन में। एरिक खुद को उसके लेवल पर लाता है, ऊपर से नहीं देखते। पावर डायनामिक यहाँ सॉफ्ट होता है। फिर एरिक रेस्पेक्ट डायरेक्टली प्रिंसेस को देता है। ये किंग के ऑर्डर से ज़्यादा पर्सनल चॉइस लगती है। यहाँ पे हाथ पकड़ना परमिशन और जेंटलनेस के साथ दिखाया गया है। ये रेस्क्यू नहीं, इनविटेशन है। यहीं से उनका रिलेशन का रियल कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है। यहाँ पे एरिक का ग्रिप सॉफ्ट है, पोजेसिव नहीं। मोमेंट इंटीमेट है लेकिन कंट्रोल में। लेकिन प्रिंसेस अपना हाथ झटक लेती है। ये फियर और डिस्कम्फर्ट का रिफ्लेक्स है।
एरिक शॉक और कंफ्यूज फील करता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा रिएक्शन। यहाँ पर प्रिंसेस पैनिक में है, आंखों में डर साफ दिख रहा है। किंग मॉकिंग और कमांडिंग टोन यूज करता है। हस्बैंड वर्ड प्रेशर और ओनरशिप जैसा लगता है, और प्रिंसेस की इमोशनल स्टेट को इग्नोर किया जाता है। फिर प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है। किंग का टच कॉन्डिसेंडिंग और डिमीनिंग है। प्रिंसेस को एक इंसान नहीं, ओबीडियंट चीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर गलती प्रिंसेस पर डाली जा रही है। किंग मिएसा को इंसान की तरह नहीं, पेट की तरह ट्रीट कर रहा है। यू शुड अपोलोजाइज मिएसा, एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। मिएसा का रुक रुक के बोलना उसकी फोर्स्ड सबमिशन को शो करता है। वो बोल नहीं रही, बल्कि अपनी डिग्निटी दबाकर ओबे कर रही है। एरिक को सब समझ रहा है, पर बोल नहीं रहा। उसका साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं, इनर कन्फ्लिक्ट है। क्वीन साइलेंट सपोर्ट में है, इंटरफेयर नहीं करती है। किंग का फेस जो है वो इमोशनलेस और कैलकुलेटिंग है। वॉर का खत्म होना पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। अब किंग के पास पावर और लेवरेज दोनों है। वहां पे ये दिखता है कि वो हाउस ऑफ क्लेडीनिया था, जिन्होंने इस किंगडम को जीत की तरफ ले गई। इसी चीज ने किंग को शायद डिस्प्लीज कर दिया हो, जो देखकर शायद किंग ने इस अरेंज मैरिज के बारे में सोचा हो। ये सीन किंग के कंट्रोल और मैनिपुलेशन को शो करता है। प्रिंसेस और एरिक दोनों पॉन की तरह दिख रहे हैं। रॉयल पैलेस का नाइट व्यू दिखाया गया है। वी हैव शोन हिम नथिंग बट अनवेवरिंग लॉयल्टी फॉर years। से यही क्लियर होता है कि क्लेडीनिया हाउस ने सालों तक किंग की वफादारी की बिना सवाल किए, और ऐसे वो रिवॉर्ड करता है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन और बिट्रेयल दिखता है। इतनी लॉयल्टी के बाद भी किंग का रिवॉर्ड सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज है। एरिक का काम बट हेवी एक्सप्रेशन, द वेडिंग इज इनएविटेबल। एरिक समझ चुका है कि ये शादी अवॉइड नहीं हो सकती, चाहे वो खुद चाहे या नहीं। एरिक का इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इंसान के तौर पर मना करना चाहता है, लेकिन हेयर होने की जिम्मेदारी उसे रोक रही है। एरिक ऑलरेडी मान चुका है कि ये शादी सिर्फ ड्यूटी के लिए है, प्यार के लिए नहीं। ये यही कंफर्म करता है कि एरिक अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सैक्रिफाइस कर रहा है फैमिली के लिए। किंग को टायरेंट कहा जा रहा है। फादर फील करता है कि किंग जानबूझकर उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे गुस्सा अब टलिएसा पर निकलता है। फादर शॉक में है कि इतना सब होने के बाद भी टलिएसा शांत कैसे रह सकती है। यहाँ लेडी क्लेडीनिए को शॉक लगता है। वो क्लियरली समझ रही है कि बात नॉर्मल सेफ्टी से आगे जा रही है। यहाँ पर डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है। प्रिंसेस को रात में अकेला रहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ रियल इंटेंशन रिवील होती है। बेडरूम के बीच सीक्रेट पैसेज का मतलब कांस्टेंट एक्सेस, जीरो प्राइवेसी और हर वक्त नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस को ह्यूमन नहीं, लायबिलिटी की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है। उसकी जो कंडीशन है उसको एक्सक्यूज बनाया जा रहा है उसकी फ्रीडम छीनने के लिए। मेड्स बात कर रही है कि अगर प्रिंसेस अचानक से गिर जाती है या फिर अपने आप को दर्द पहुंचाती है फिर क्या। ये कंसर्न के डिस्गाइज में कंट्रोल है। यहाँ पे किंग का नाम यूज करके फियर और प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वो कहती है फिर मेड भेज देती हूँ मैं। लेडी क्लेडीनिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज प्रपोज करती है। फिर मेड्स का रिएक्शन बहुत एग्जाजरेटेड होता है। उनके लिए मेड टू लो, प्रिंसेस के लिए कॉमन मेड अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद फिर से किंग का फियर कार्ड, लॉजिक नहीं अथॉरिटी प्लस थ्रेट यूज हो रहा है और कहा जा रहा है कि किंग बहुत गुस्सा होंगे अगर उन्हें ये पता चला तो। यहाँ पे लेडी क्लेडीनिए एक ग्लेयर देती है और ये ग्लेयर एक साइलेंट डिक्लेरेशन है कि मैं ये होने नहीं दूंगी। लेकिन लेडी क्लेडीनिए गुस्सा दबा रही है। आउटवर्ड काम, इनवर्ड रेज, क्लेंच प्लस ग्लास इक्वल्स टू सेल्फ कंट्रोल एट इट्स लिमिट। यहाँ पे वो सिचुएशन को मेंटली समराइज कर रही है। अब उसे ट्रू मीनिंग क्लियरली दिख रहा है।
और यहाँ रियल इंटेंशन रिवील हो गया। प्रोटेक्शन के नाम पे उनका मतलब है कि क्लडीनिए का बेटा सर्वेंट बन जाए। ये था लेडी क्लडीनिए का ब्रेकिंग पॉइंट। प्रिंसेस का इशू सेकेंडरी हो गया। अब बात फैमिली ऑनर और पावर की है। लेडी क्लडीनिए वाइन पीती हुई दिखाया जा रहा है। दो द नाइट वॉज फिल्ड विथ रेज एंड एंग्विश फॉर सम, लेकिन नरेशन यही हिंट देता है कि सबके लिए ये रात शांत नहीं थी। किसी के लिए ये रात गुस्से, दर्द और बेचैनी से भरी हुई थी। एरिक बिल्कुल काम है, हमेशा की तरह। यहाँ दिखाया जा रहा है कि एरिक बाहर से बिल्कुल शांत है। अब फाइनली शादी का दिन आ गया। रॉयल कैरिएज सिटी में एंटर करती है। ये लाइन कंफर्म करती है कि लोग सिर्फ लेबल्स देख रहे हैं। विक्टोरियस नाइट प्लस नोबल प्रिंस। जंग से थके हुए लोगों के चेहरे पे फाइनली सुकून आया। शादी इक्वल्स टू वॉर के बाद पीस का सिंबल। लोगों का एक्साइटेड होना नेचुरल था। उन्हें सरफेस स्टोरी दिखी, हीरो प्लस प्रिंसेस। बाहर से ये शादी परफेक्टली फेयरी टेल लग रही थी, क्योंकि रियलिटी और पॉलिटिक्स लोगों को नहीं पता। एरिक वेडिंग आउटफिट में दिखाया गया है। शांत एक्सप्रेशन, कंपोज्ड पोस्चर। वो इस फेयरी टेल का साइलेंट हीरो फेस बन चुका है। फाइनली सभी तैयार है प्रिंसेस को देखने के लिए, और एक लेडी कहती है कि क्या पता वो अब कैसी दिखती होगी। लेडी फैन पकड़ के फ्लिंच करती है। फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड, मतलब गॉसिप या रूमर्स चल रहे हैं। किसी का नाम सुनते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। मार्ग्रेव आ चुके हैं। उन्हें देखते ही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पावर का प्रेजेंस फील होता है। मार्ग्रेव क्लडीनिए का नाम पुकारे, क्योंकि नाम लेने का मतलब अब बात डायरेक्टली उसे एड्रेस्ड होने वाली है। अटेंशन शिफ्ट होता है। ये एक बिग रेड फ्लैग है। किंग खुद शादी में नहीं आएगा। मार्ग्रेव शॉक हो जाता है। अब सबको समझ आ रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अंदर ही अंदर टेंशन और गुस्सा है। यहाँ क्लडीनिए समझ जाता है कि किंग पूरा ट्रुथ छुपा रहा है। ये शादी एक पॉलिटिकल शो बन चुकी है। मार्ग्रेव को ओपन इरिटेशन होता है और अब पेशेंस खत्म हो चुका है। मार्ग्रेव घूमकर चला जाता है। यहाँ पे दिखाता है कि अभी सेरेमनी शुरू होने वाला है और ग्रूम, जो कि एरिक क्लडीनिए है, वो यहाँ पर मौजूद है। अनाउंसमेंट होता है, एस्टीम्ड गेस्ट्स प्लीज बी सीटेड। फिर विल द ग्रूम प्लीज कम फोर्थ एंड स्टैंड एट द ऑल्टर। इससे पता चलता है कि सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट होता है। एरिक वाइट और गोल्ड आउटफिट में आ जाता है। उसका लुक काम, डिग्निफाइड है, जैसे ये शादी उसके लिए एक ड्यूटी हो, इमोशन नहीं। फिर होता है प्रिंसेस की एंट्री। कार्टन्स के सामने प्रिंसेस आती है, अटेंडेंस के बीच। उसका फेस ब्लैंक और कंफ्यूज लग रहा है, जैसे वो फुल्ली प्रेजेंट ही ना हो। यहाँ पर लोग प्रिंसेस को समझने के बजाय जज कर रहे होते हैं। यहाँ जो प्रिस्ट है वो दोनों के नाम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। ये मोमेंट नॉर्मली इमोशनल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ फॉर्मल लग रहा है, जैसे एक अनाउंसमेंट, फीलिंग नहीं। अब दोनों गॉडेस के सामने पति पत्नी बन चुके हैं। प्रिस्ट ग्रूम को बोलता है कि अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। सर्वेंट बोलती है कि माय लॉर्ड, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रिंसेस को आप हर्ट ना करो। वो कह रही है कि प्रिंसेस को फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके डर, कंसेंट या इमोशंस की कोई बात नहीं होती। अथॉरिटी क्लियरली कह रही है कि कल सुबह वो चेक करने आएगा कि शादी पूरी तरह कंज्यूमेट हुई या नहीं। एरिक बोलता है कि वो समझ चुका है। मेल लिड दरवाजे के सामने खड़ा है, पीछे से दिख रहा है। इसका मतलब दरवाज़ा बंद होना सिर्फ एक एक्शन नहीं, इसका मतलब है लड़की के लिए अब कोई एस्केप नहीं। फीमेल लीड बैठी हुई है बिस्तर के साथ बंद पड़ी हुई, और ये भी दिखाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसे पसंद नहीं आ रहा। अब मेल लीड प्रिंसेस को एड्रेस करता है, प्रिंसेस मिएसा। ये दिखाता है कि मेल लीड अपने कपड़े उतारने लगता है, और ये सिर्फ कपड़े उतारने का सीन नहीं है, बल्कि एक सिंबल है कि वो अपनी पर्सनल हेजिटेशन साइड में रखकर सिस्टम और जिम्मेदारी के आगे झुक रहा है।